Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of computers, inside computers, hardware and operating system. The main aim of this chapter is to know what is hardware, what are software, and what are the different functions of computer. इस चैप्टर का मेन खासियत ये है कि इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं और हर एक कंपोनेंट्स के अपने क्या क्या फंक्शंस है। तो विल स्टार्ट अवर सेशन। फर्स्ट, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सेशन है वो एक कन्वर्सेशन सेशन है। मीन्स देर आर 3 फ्रेंड्स दैट आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर टू नो व्हाट इज इनसाइड कंप्यूटर्स। मतलब कि 3 लोग जो है वो अपने आप में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के अंदर क्या है। 3 फ्रेंड्स है, उसका नाम है तेजस, ज्योति एंड मोज। ठीक है, वो एक CPU को मतलब कि कंप्यूटर को एग्जामिन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि 3 फ्रेंड्स है और वो माउस नहीं है, वो माउस सिर्फ हम है, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे। तो 3 फ्रेंड्स है और वो एक CPU को एग्जामिन कर रहे हैं। एक कंप्यूटर के जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, तो उसे अंदर खोल के उसे एग्जामिन कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या आता है। सो स्टार्टिंग विद ज्योति। कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से बनता है जिसे कंपोनेंट्स कहा जाता है। ईच कंपोनेंट्स हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। दे ऑल वर्क टुगेदर व्हेन अ कंप्यूटर इज ऑपरेटेड। ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक कंपोनेंट का खुद का एक एक फंक्शन होता है, एक एक काम होता है। जब वो सब एक साथ मिल जाते हैं तब कंप्यूटर ऑपरेट होता है। सम कंपोनेंट्स कैन बी सी पार्टली फ्रॉम द आउटसाइड while some computers inside the computer box where we can't see them। अब काफ़ी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के काफ़ी पार्ट्स ऐसे हैं जो बाहर हमें दिख जाते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो बॉक्स के अंदर, कंप्यूटर के बॉक्स के अंदर, मतलब जो मशीन है उसके अंदर फिट किए गए हैं जिसे हम नहीं देख सकते। तेजस, seeing this component inside a computer is interesting। अब तेजस ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम वो बॉक्स खोल के अगर देखें कि भाई अंदर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, हमें भी कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन वर्क करता है, क्योंकि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। Whenever we press a key, click the mouse or start the application, we send instruction to the CPU. These are all executed by CPU। अब जैसे ही हम कीबोर्ड में या कहीं पे भी कोई की प्रेस करते हैं, माउस में कुछ भी क्लिक करते हैं, कोई भी डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी ओपन किया आपने, तो तुरंत वो ओपन करने की इंस्ट्रक्शन किसको जाएगी? सीधी सिग्नल जाएगा CPU को, और CPU उसको एग्जीक्यूट करके उसे ओपन करेगा। ज्योति सेज, लुक एट दिस अदर कंपोनेंट्स, हाउ कैन वी नो देयर डिटेल्स। अब ज्योति ने दूसरे कंपोनेंट्स दिखाए दोस्तों को और बताया कि हम इसमें से कैसे पता चल सकता है कि इसमें क्या क्या है। मोज, वी कैन डू बाय स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड एक्सप्लोरिंग द सिस्टम। हम ये कैसे सीख सकते हैं? बाय स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड एक्सप्लोरिंग द सिस्टम। सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, उसे एक के बाद एक देखते हैं। द लेसन कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द पार्ट 1 to 9 लेबल इन द फिगर बिलो। लेट्स गो टू द लैब नाउ। अब यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको लेबल दिए गए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो पहला कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, द ग्रीन कलर पार्ट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के बेस पर ही पूरा कंप्यूटर चलता है। ये होता है आपका मेन चिप, या इसे कह सकते हैं मेन बोर्ड। इसके ऊपर ही आपके सारे डिवाइसेस के कनेक्शन लगे हुए होते हैं। द सेकेंड वन इज मेन मेमोरी। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, मेन मेमोरी का नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। अब ये जो मेमोरी होती है, इससे ही आपके कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हो तो वो सारा काम इस मेन मेमोरी के थ्रू ही होता है। फिर द थर्ड वन इज हार्ड डिस्क। नाउ हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। Hard disk is a secondary storage device. What is secondary storage device?
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं और उसे हमें वापस यूज़ करने के लिए कहीं पे स्टोर करना है तो हम उसे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर देते हैं, ताकि हम वापस जब भी कंप्यूटर को यूज़ करें तो उसी हार्ड डिस्क में से हम वो डेटा ले सकें। फोर्थ वन होता है कीबोर्ड और माउस। ये सबको मालूम है कीबोर्ड और माउस क्या है। कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं और माउस से हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं, पॉइंटिंग कर सकते हैं। फिर होता है फिफ्थ वन। व्हाट इज द फिफ्थ वन? ओके, the fourth one is mouse and the fifth one is keyboard. Okay, we can say like this. The sixth one is power supply. अब ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो आपका CPU होता है, ये CPU है, उसके पीछे के पार्ट में एक फ़ैन लगा होता है जो हवा फेंकता है बाहर, गर्म हवा बाहर फेंकता है। उसका नाम है SMPS। क्या होता है? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई होता है। इससे क्या होता है कि आपके पूरे प्रोसेसर को पावर मिलती है। पूरा जो प्रोसेसर है उसे पावर मिलती है वर्क करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो यहाँ से अंदर पास होती है। फिर सेवंथ है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब ये बोर्ड के अंदर की जो चिप्स होती है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ये चिप्स का काम क्या है? जो भी आपका प्रोसेसिंग करते हैं, आप कैलकुलेशंस करते हैं, वो मदरबोर्ड से होता है। And the ninth one is BIOS. Okay, not ninth one, it's eight. Eighth one is monitor. Monitor जिसमें आप स्क्रीन में देख सकते हो। And the ninth one is BIOS. BIOS मतलब के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ये BIOS ही होता है जो आपका कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, आपकी विंडोज़ को इंसर्ट करता है, आपके विंडोज़ को रन करता है। जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो वो इस बायोस की वजह से ही होता है। बायोस क्या करता है? आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ तो हर एक डिवाइस अपनी जगह पे बराबर है, वो बराबर कनेक्टेड है, ये सब टेस्टिंग करने का काम किसका है? बायोस का है। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है जो हमने इस फिगर में देखे हैं। दिस आर 1 to 9 पार्ट्स, राइट, दैट वी हैव सीन इन द फिगर। अब इसी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। Tejas, Jyoti and moves to the lab discussing about the components of computer. Jyoti says, can we see the details of computer components after logging in? तो ज्योति ने कहा कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करें, मतलब कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप में जाए, तो क्या हम इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस है उसे जान सकते हैं? तो मोज ने कहा यस, इट कैन बी। ऑन द डेस्कटॉप फ्रॉम द टास्क बार क्लिक ऑन सिस्टम सब मेनू। अब जो डेस्कटॉप होता है उसमें टास्क बार होता है, नीचे का जो बार होता है जिसमें हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, तो वहाँ पे क्लिक ऑन सिस्टम सब मेन्यू, वहाँ पे सिस्टम लिखा होगा, उसको क्लिक करिए। अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्लिक ऑन सिस्टम मॉनिटर विच शोज योर डिटेल्स एंड स्टेटस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगा और वहाँ पे होगा सिस्टम मॉनिटर। वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप पूरा हार्डवेयर, जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उसकी डिटेल्स देख सकते हो। तो इस तरह से मोज ने उन्हें समझाया। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एग्जीक्यूट प्रोग्राम कमांड्स। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि इस भाई ने ये स्क्रीनशॉट लिया है कि जिसमें ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है, हार्डवेयर की मेमोरी कितनी है, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी कितनी है, ठीक है, सिस्टम में हार्ड डिस्क की मेमोरी कितनी है, ये सारी चीज़ें, फिर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सारी प्रोसेसेस सब कुछ यहाँ से सिस्टम मॉनिटर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट है। अब ज्योति बोलती है, हे देयर आर 4 प्रोसेसर इन CPU इन दिस कंप्यूटर। तो ज्योति बताती है कि आपने तो मुझे कहा कि एक ही प्रोसेसर आता है, तो यहाँ पे तो 4 प्रोसेसर है। देयर आर मैनी डिटेल्स फॉर द प्रोसेसर, और हर एक की अपनी अपनी डिटेल्स है। मोज द प्रोसेसिंग ऑफ योर इंस्ट्रक्शन इज शेयर्ड बिटवीन द 4 प्रोसेसर जस्ट द वे यू वर्क शेयर अमॉन्ग योर टीम। अब क्योंकि मोज ये बताता है कि जैसे जिस टाइप का प्रोसेसर हमने यूज़ किया हो, जैसे कि ड्यूअल कोर आता है, ड्यूअल कोर के अंदर 2 प्रोसेसर आते हैं, क्वाड कोर आता है, क्वाड कोर के अंदर 4 प्रोसेसर आते हैं। ये प्रोसेसर का क्या काम क्या है?
बेसिकली जब भी आप किसी काम बड़ा काम देते हैं, जब भी आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये 4 प्रोसेसर क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन में अपने आप में बांट देते हैं जिससे आपका काम फास्ट हो जाए। उसी तरह जिस तरह से आप कोई भी, अगर आपको कोई एक काम दिया गया है तो आप अपनी टीम के साथ मिलकर वो काम खत्म करते हैं। ज्योति, व्हाट डज 2.66 GHz मीन्स? अब ज्योति पूछती है कि 2.66 यानी 2.66 जो है गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है? तो मोर्स ने कहा कि इट इज 2.66 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब होता है 2.66 गीगाहर्ट्ज। व्हाट डू यू मीन? डू यू नो दैट मेगा मीन्स मिलियन एंड गीगा मीन्स बिलियन। अब मेगा का मतलब होता है मिलियन और गीगा का मतलब होता है बिलियन, ठीक है। और हर्ट्ज क्या है? तो एक मेजरमेंट है, यूनिट है मेजरमेंट का, जिससे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड कितनी होगी, उसको मेजर करने का यूनिट है जिसे हम हर्ट्ज बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है वो 2.66 बिलियन हर्ट्ज का प्रोसेसर है। It means cycle per second. CPU needs one or more cycle to perform action. अब साइकिल पर सेकेंड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक बार कंप्यूटर ने चालू किया काम तो वो कितनी बार साइकिल करेगा, कितनी बार प्रोसेसर में घूमेगा जिससे हमारा काम इजीली हो जाए। जितना प्रोसेसिंग स्पीड हायर होगी उतनी ही CPU की प्रोसेस इंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे आपको इमेज दी गई है, ये आपका मेन CPU है, ये आपका मेन CPU, इसी के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। ये भी एक पार्ट है, इसे भी एक प्रोसेसर ही कहते हैं हम जब CPU यूज़ करते हैं। तो इसका काम क्या है, इसी पार्ट्स में आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पास होते हैं और इसी के द्वारा आपको आंसर भी मिलता है। A processor speed is measured in megahertz or gigahertz. Higher the speed, faster the execution. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाएगा। The CPU is generally a 2-inch ceramic square with a silicon chip located inside. The chip is usually about the size of a thumbnail. अब कैसे बनती है CPU? तो 2 इंच की सिरामिक स्क्वायर होता है, ये सिरामिक स्क्वायर है, आप देख सकते हैं, ये 2 इंच का ही होता है और उसके अंदर ये सिलिकॉन चिप्स लगी हुई होती है। ये चिप्स का काम क्या है कि जो आपकी डेटा को प्रोसेस करके आपके डेटा को आप तक वापस पहुंचाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मेन मेमोरी? अब मेन मेमोरी क्या है? जब भी CPU एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, देखिए CPU एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम कमांड्स टू मेन मेमोरी। जब भी CPU प्रोसेस करता है डेटा, तो जैसे कि अगर उसे 2 नंबर्स को प्लस करना है तो पहले वो एक नंबर को लेगा, अब वो एक नंबर को कहीं पे उसे रखना होगा, तभी वो दूसरे नंबर को भी इनपुट ले सकता है। तो वो क्या करेगा, वो जो डेटा उसे मिला है वो उसे मेन मेमोरी में रख देगा। अब मेन मेमोरी क्या है, यहाँ पे हमको दिखाया गया है 3.2 GB। 3.2 GB ये आपकी मेन मेमोरी है। प्राइमरी स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर एक्टिव इन यूज। रैम, देखिए मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम। देखिए ये है इसकी इमेज जिसमें आपको बताया गया है कि रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम इज यूज्ड टू स्टोर एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर CPU. Their data is temporarily stored in RAM till it saves to the hard disk. अब रैम का काम क्या है? जब भी जो एक्टिव डेटा हो रहा है, जैसे कि मैं 2 नंबर्स को प्लस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता हूं, तो पहला नंबर मैं जैसे ही इनपुट करता हूं तो वो रैम में स्टोर हो जाएगा। जब भी मैं दूसरा नंबर दूंगा तो वो भी रैम में स्टोर हो जाएगा। फिर CPU क्या करेगा, दोनों नंबर को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जो है वो रैम में स्टोर कर देगा और रैम हमें दिखाएगा। लेकिन वो जो रिजल्ट है वो टेम्पररी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस फाइल को जिसमें हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है उसे सेव नहीं करेंगे हार्ड डिस्क में, तब तक ये टेम्पररी रहेगा। ये कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक आपका PC ऑन है। जैसे ही आपका PC ऑफ होता है तो रैम के अंदर जो भी आपने स्टोर किया है वो सब कुछ डिलीट हो जाता है। रैम इज मेजर्ड इन MB एंड GB। अब रैम जो है उसमें MB यानी मेगाबाइट्स और GB यानी गीगाबाइट्स में उसको मेजर किया जाता है, राइट। अब नाउ व्हाट इज बाइट? तो पहले बाइट समझने से पहले हमको बीट समझना होगा। बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग। बीट का मतलब होता है 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो
बीट को कहते हैं 0 और 1, 0 1 0 1। अब बाइट का मतलब क्या है, जब आप ये बीट है उसका 8 का एक ग्रुप बनाओ, 8 का एक ग्रुप बनाओ तो उसे एक बाइट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 और 1 को बीट कहते हैं, और ऐसे ही उसी 0 1 से जैसे कि ये एक नंबर बना है 8 डिजिट का, तो उसको बोलेंगे बाइट, तो उसे बोलेंगे 1 बाइट। अब किलो बाइट का मतलब क्या होता है, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। उसी तरह से मेगाबाइट्स का मतलब क्या होता है, 1024 किलो बाइट्स। जैसे 1024 बाइट्स से 1 किलोबाइट होती है, तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट होती है, और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट होती है, दैट इज जीबी। जितनी रैम कंप्यूटर में ज़्यादा होगी वो इजीली काम करेगा और फास्टर काम करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर मेन मेमोरी। अब तेजस कहता है मेन मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर करंटली प्रोसेस्ड। अब तेजस क्या कहता है कि मेन मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट इज करंटली प्रोसेस, जो करंटली प्रोसेस कर रहा है उस डेटा को स्टोर करता है मेन मेमोरी। मोज सेज द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस इज वेयर program execute. For example, when you are using word application to create a document or Scratch to create an animation, the corresponding instructions are loaded into RAM. अब जो मोज है उसको पूरी तरह से समझाता है कि मेन मेमोरी में काम कैसे होता है। जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि जो भी डेटा होता है वो पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और उसके बाद वो डेटा को प्रोसेस करके उसमें आपको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो ज्योति पूछती है कि व्हाट इज 3.2 GIB, GIB क्या है 3.2। तो मोज कहता है लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन। पहले तो आप ये समझ लो कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है। तो कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ बाइनरी सिस्टम विच हैज ओनली 2 नंबर्स 0 and 1। अब कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो बाइनरी सिस्टम में स्टोर करता है, जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लो कि कंप्यूटर डेटा कैसे स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है वो समझना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डेटा जो होता है वो पहले जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अगर वो डेटा को सेव करना है तो आप उसे हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में या CD में, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब फ्यूचर के लिए यूज़ होने वाला डिवाइस। जो मेन मेमोरी या हमारी रैम होती है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, क्योंकि उसमें पहले डेटा आता है जो प्रोसेस हो रहा होता है। जब वो प्रोसेस हो जाता है, अगर हमें उसे वापस यूज़ करना है तो हम उसे सेकेंडरी स्टोरेज मतलब दूसरी स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफ़र करते थे, वहाँ पे वो परमानेंटली सेव रहता है। मोज, अब मोज इसी चीज़ को वापस समझा रहा है जो मैंने आपको अब तक समझाई। मैंने ऊपर की समरी दी है, अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे। द हार्ड डिस्क स्टोर्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। जो हार्ड डिस्क होता है वो अलग अलग तरह की डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करता है। द डॉक्यूमेंट्स एंड द कंटेंट्स दैट अ यूजर क्रिएट्स एंड सेव्स द सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर, स्क्रैच आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. The computer loads instruction from secondary memory into main memory as and when required. अब कंप्यूटर को जब भी वापस उस डेटा को यूज करना है जो उन्होंने सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर किया है, तो वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी स्टोरेज से उस डेटा को पहले मेन मेमोरी यानी रैम में लोड करना पड़ता है उनको। वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उनको वापस रैम में डालना पड़ता है और फिर ही वो कंप्यूटर वो डेटा रन होता है। ज्योति कहती है, Jyoti says the amount of data and the numbers of programs that can be stored on the hard disk depends on the size of the disk, which is usually measured in gigabytes. अब जो ज्योति कहती है कि ओके, अब मैं समझी कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं तो उस हिसाब से हम मेज़र करते हैं कि गीगाबाइट्स में वो डेटा स्टोर है या किस में स्टोर है। ज्योति सेज व्हेन वी सेव डेटा इन एन एप्लीकेशन द कंटेंट इज रिटर्न इनटू सेकेंड मेमोरी। जब भी हम किसी डेटा को सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। तेजस सेज whatever information we save on a computer is returned to the hard disk which can be retrieved later. It is a permanent storage device. जो मैंने आपको अभी बता दिया हूँ
ये उसका कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आगे आपको समरी में समझाया है, वही इसमें लिखा है, सो यू कैन रीड इट आउट वेरी इजीली. Then again we are going ahead. Tejas, we can also record data in CD and pen drive. अब जैसे मैंने हार्ड डिस्क के बताया वैसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस है जैसे कि CD और पेन ड्राइव. The storage capacity of this device is usually not as much as hard disk. अब इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती जितनी हार्ड डिस्क की होती है. क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, वो कंप्यूटर के अंदर का पार्ट है, तो उसकी मेमोरी ज़्यादा दी जाती है जहाँ पे वो डेटा इजीली स्टोर कर सके. लेकिन CD और पेन ड्राइव वो ऐसे डिवाइसेस है जिसे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. क्या कहते हैं? रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस. रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब होता है जिसे हम एक कंप्यूटर से अटैच तो किया है डेटा लेने के लिए, लेकिन हम उसे निकाल भी सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं. इसलिए ऐसे डिवाइसेस को रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. अभी ज़्यादातर हार्ड डिस्क भी रिमूवेबल मिलती है जिसे हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क कहते हैं. पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में लोग पोर्टेबल हार्ड डिस्क का भी यूज़ करते हैं, जिससे आप ज़्यादा अगर कोई डेटा है जिसको पेन ड्राइव या CD की कैपेसिटी में नहीं आ रहा है तो उसे आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क में ले सकते हैं. Jyoti says, a few days ago I created a greeting using the computer. I saved it on the hard disk and also copied it on the pen drive. The next day the computer didn't work, but since I had copy on the pen drive, I could copy a file on another computer and mail it to my friend. अब ज्योति कहती है कि क्यों हमें रिमूवेबल डिवाइसेस में भी उसको एक बैकअप की तरह रखना चाहिए. तो उसका एग्जांपल देते हैं कि अ फ्यू डेज अगो, मतलब कुछ दिन पहले मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था कंप्यूटर के अंदर और उसको हार्ड डिस्क के अंदर सेव किया था और साथ ही साथ उसकी एक कॉपी पेन ड्राइव में भी स्टोर की थी. अब दूसरे दिन जब मैंने कंप्यूटर ओपन किया तो कंप्यूटर किसी वजह से नहीं चला, कंप्यूटर बंद हो गया. तो अगर मैं पेन ड्राइव में वो डेटा नहीं लेती, ठीक है, तो क्या होता कि मुझे वापस से फाइल बनानी पड़ती, वापस से मुझे वो मेहनत करनी पड़ती. पर क्योंकि मैंने कंप्यूटर पेन ड्राइव में भी एक सेकंड बैकअप लिया था तो मैंने दूसरे कंप्यूटर का यूज़ कर से वो ग्रीटिंग कार्ड अपने फ्रेंड्स को मेल कर दिया. मोज सेज, मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड टेकिंग बैकअप. अब मोज क्या कहता है कि इस तरह से एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, जैसे कि आपने पहले तो उसको हार्ड डिस्क में सेव किया है लेकिन फिर भी आपने एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उसे किसी और डिवाइसेस में भी स्टोर कर दिया है, तो उसे कहेंगे टेकिंग बैकअप. उसे कहेंगे टेकिंग बैकअप. बैकअप का मतलब होता है जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, जिससे अगर जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें अगर कोई भी नुकसान हो तो डुप्लीकेट कॉपी से आप वापस वो डेटा एक्सेस कर सके. Tejas says, we can also mail a copy to ourselves if we have internet connectivity. अब तेजस ने और एक अच्छी बात की कि शायद अगर आपके पास अलग से डिवाइस नहीं है तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप अपना जो भी डेटा है उसे अपने मेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, मेल में जैसे आप ईमेल करते हैं दूसरों को तो उसी तरह से आप खुद को भी मेल कर सकते हैं. तो आप जब खुद को मेल करेंगे तो उसी में आप डेटा अटैच करके आपके खुद के मेल में भेज दीजिए, तो वो डेटा भी आपका ऑनलाइन सेव रहेगा. मोज, करेक्ट. दिस डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो इस तरह से भी हम डेटा को सेव कर सकते हैं, ऐसा मोज ने कहा. अब बैकअप का यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, जो हमने ऊपर समझाया वही डेफिनेशन में भी लिखा है. आगे जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस. अब कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है? तो ज्योति, वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. हम सबको मालूम है कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है. जैसे कि कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, माउस है, प्रिंटर है, ये सारे कौन से डिवाइसेस हैं? ये सारे कौन से डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइस. इन सारे डिवाइसेस से हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं. कहाँ पे? कंप्यूटर को. और प्रिंटर और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, उसमें से हमें आउटपुट मिलता है. यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है. जैसे आपने कंप्यूटर में ए प्रेस किया, जैसे आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे से ए प्रेस किया तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उस ए के बटन पे से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल क्या होगा? वो बाइट कोड में होगा. ये बाइट
फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 के बिना किसी और लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, तो वो ए को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, इसे बोलेंगे मशीन लैंग्वेज, और इसी मशीन लैंग्वेज को वो CPU और मेमोरी में भेजेंगे, और जब वहाँ से वो प्रोसेस होके आगे आएगा तो वो वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से मॉनिटर में ए डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से पूरा जो सिस्टम है आपका वर्क करता है। ये डायग्राम इसी को बताता है। अब मोज क्या कहता है, हम वापस कन्वर्सेशन पे आते हैं। तो मोज कहता है करेक्ट, यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग दिस डिवाइसेस, दिस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये जो डिवाइसेस हमने बताए, जिसे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, उसका ओवरऑल नाम क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स for the alphabet type on the keyboard are converted into binary system and stored। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होता है और मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वापस जब भी हमें डिस्प्ले करना है वो डेटा, तो मेमोरी में से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से बाइनरी सिस्टम से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है। So Tejas, oh, this is how input gets converted to output in a computer। तेजस कहता है अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि किस तरह से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशंस है जो आपको खुद से पढ़नी है। कनेक्शन पोर्ट्स। व्हाट इज कनेक्शन पोर्ट्स? कनेक्शन पोर्ट्स मतलब कीबोर्ड, मॉनिटर, नेटवर्क। अब ये क्या है? कनेक्शन पोर्ट्स का मतलब क्या है? जैसे आपका CPU है, तो CPU के अंदर कौन कौन से कनेक्शन लगाए होते हैं। आप जैसे कि आपका कैबिनेट है, आपका जो डिवाइस है, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क, ठीक है, मेन मेमोरी, वो तो सब अंदर ही आते हैं। लेकिन जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग डिवाइस है, उसको हमें अपने CPU के साथ ज्वाइन करना पड़ता है यूजिंग वायर्स। तो उसे बोलते हैं कनेक्शन पोर्ट्स, उसे बोलते हैं कनेक्शन पोर्ट्स। नाउ तेजस सेज एट द बैक ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का बैक साइड दिखाया गया है। हर एक के CPU का ये बैक साइड होगा। देखिए 7 नंबर पे जो है, अभी मैं पहले आपको ये पूरा समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो फर्स्ट नंबर है उसे बोलेंगे PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट, यहाँ पे देखिए PS2 पोर्ट यूज टू कनेक्ट माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड यहाँ पे 1 नंबर पे कनेक्ट होते हैं वायर से, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है ये, दैट इज लैन केबल, जहाँ पे आपके इंटरनेट का लैन जो है वो कनेक्ट होता है। ये थर्ड जो है वो ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स है। वो क्या है? देखिए थर्ड जो है ऑडियो इन और ऑडियो आउट के पोर्ट है। ऑडियो इन और ऑडियो आउट मतलब आप जब भी कंप्यूटर के अंदर स्पीकर्स नहीं है आपके कंप्यूटर में, अगर आपको हेडफोन से या माइक्रोफोन से आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी सॉन्ग या कुछ भी चल रहा है, उसे वीडियो को आपको सुनना है, तो आप इसके अंदर अपना जो हेडफोन है या माइक्रोफोन का वायर की पिन है उसको प्लग इन कर सकते हैं। फिर जो फोर्थ वन आता है उसी कहते हैं VGA पोर्ट। VGA पोर्ट मतलब जहाँ ये पोर्ट क्या करता है, ये आपको डिस्प्ले, आपका जो मॉनिटर है वह उसका वायर यहाँ पे VGA पोर्ट में जॉइंट होता है, जिससे CPU के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो मॉनिटर में आपको दिख सके। फिर फिफ्थ वन आता है USB पोर्ट, जिसमें आप पेन ड्राइव, ठीक है, मोबाइल कनेक्ट करना है, पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए जो USB यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहते हैं, तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ वन जो आता है वो है पावर केबल। सिक्स्थ वन होता है वो पावर कोड सॉकेट्स होते हैं। पावर कोड सॉकेट्स मतलब इसके अंदर से पावर आती है। ये पावर कोड सॉकेट्स जो आपके CPU को पावर देता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर्स देता है, तो दैट इज कॉल्ड पावर कोड सॉकेट। और यहाँ पे मैंने आपको पहले आगे बताया था पावर सप्लाई का, तो ये 7th वन का जो फैन है वो है पावर सप्लाई। यहाँ जब आपका इलेक्ट्रिक करंट 6 में पास होता है तो वो SMPS में जाता है, और SMPS सबको इलेक्ट्रिसिटी देता है, और जो भी हॉट एयर आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से हॉट एयर जो निकलती है वो इस फैन की मदद से बाहर निकल जाती है। सो इन दिस वे द होल कंप्यूटर वर्क्स, और हर एक कनेक्शन पोर्ट किस तरह से वर्क करता है वो इसी में है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन पोर्ट्स के बारे में तेजस, ज्योति और मोज ने बताया है वो इसी के बारे में बताया है। ये मैंने पहले आपको समरी बता दी, अब हम पढ़ के देख लेते हैं। तेजस says at the back of the computer we find many sockets।
These are called connection ports. ये बहुत सारे सॉकेट्स हम देख सकते हैं कंप्यूटर के पीछे, जिसे हम कनेक्शन पोर्ट्स कहेंगे। इनका काम क्या है? इस कनेक्शन पोर्ट्स का काम क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, पावर बटन, ये सारे जो केबल्स है उनको सीपीयू के साथ अटैच करने के लिए ये कनेक्शन पोर्ट्स का यूज होता है। ज्योति सेज पोर्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अब ज्योति कहती है कि हर एक पोर्ट सेम नहीं है, अपने अलग अलग साइज और शेप में है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएसबी पोर्ट ऐसा दिख रहा है, यूएसबी पोर्ट देखिए, लैन पोर्ट देखिए, हर एक पोर्ट जो है जिसमें हम डेटा डालते हैं, यहाँ पे ऑडियो वीडियो का पोर्ट है, तो हर एक का पोर्ट के साइज और शेप अलग अलग है। मोर्स कहता है द पोर्ट्स लुक डिफरेंट सिंस दे कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मोर्स क्या बताता है कि क्यों ये पोर्ट्स की साइज अलग अलग है? क्योंकि वो हर एक पोर्ट अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन यूज करता है। द कलर कोड एंड लुक ऑल्सो हेल्प क्विकली आइडेंटिफाई द करेक्ट पोर्ट व्हाइल कनेक्टिंग द पेरिफेरल्स टू द सीपीयू। अब हर एक पोर्ट को अलग अलग कलर क्यों दिया गया है? जिससे आप इजीली समझ सके कि कौन से कलर कोड में कौन सा डिवाइस ज्वाइन करना है, आपको मालूम हो सके, इसलिए कलर कोड दिए गए हैं। Starting with power supply, Tejas says the computer has a power supply from which all the components get power. तेजस ने क्या कहा कि कंप्यूटर के पास पावर सप्लाई है। ये देखिए पावर सप्लाई की इमेज मैंने जो आपको बताई थी, वो सीपीयू के पीछे का पार्ट जिसमें फैन चलता है, दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई। It provides electricity or it provides energy to all the components of the computer. So that is what power supply is. Power supply usually in a computer converts the power from wall outlet to the power needed by the computer. वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी उसे पावर केबल से मिलती है वो उसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के यूज करने लायक पावर में, और उसी को वो पूरे मदरबोर्ड में सेंड कर देता है। अब मदरबोर्ड क्या है? तो ज्योति सेज द सर्किट बोर्ड विच होल्ड्स ऑल द कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, रोम एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड मदरबोर्ड। इसे मदरबोर्ड कहते हैं। देखिए इमेज देख लीजिए, इसे कहेंगे मदरबोर्ड, जिसके अंदर सारे जो भी डिवाइसेस है, जो भी हार्डवेयर्स है, वो सारे कनेक्टेड होंगे, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्वायर पार्ट दिख रहे हैं, उसे बोलते हैं सीपीयू। द स्क्वायर पार्ट इज कॉल्ड सीपीयू। दिस स्लॉट्स, ये स्लॉट्स होते हैं वो मेन मेमोरी के लिए होते हैं। ये जो स्लॉट्स है तो ये जो स्क्वायर है उसे बोल देंगे सीपीयू। और ये सारे दूसरे बहुत सारे डिवाइसेस है। ये फैन है जिससे आपका सीपीयू जो है, जो आपका मदरबोर्ड है, वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जिस बोर्ड के ऊपर, ये ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर लगाई गई है, उसे बोलेंगे मदरबोर्ड। उसे क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड, जिसके अंदर ये सारे डिवाइसेस लगाए गए हैं जिससे पूरा काम चलता है। सो दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। नाउ व्हाट इज मॉनिटर? ये मदरबोर्ड के बारे में बताया। मोर्स सेज यस मदरबोर्ड कनेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मोर्स क्या कहता है कि जो मदरबोर्ड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक कंप्यूटर के पार्ट को खुद से कनेक्ट करता है। अब मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसका काम क्या है? जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स काम करते हैं, उसका जो भी विजुअल इफेक्ट है, विजुअलिटी है, वो विजुअल डिस्प्ले डिवाइस से आपको मिलता है। से तेजस सेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड प्रोवाइड अस अ visual display on the monitor as output. Monitor is an important part of the computer. It connect externally through VGA port. VGA port है जो मैंने आपको बताया था। VGA port वो ब्लू कलर का पॉट, आपको शायद याद हो, सीपीयू के पीछे आता है ब्लू कलर का पॉट, उसे बोलते हैं VGA पॉट, जिससे आपका मॉनिटर जॉइंट होता है आपके सीपीयू के साथ, आपके कंप्यूटर के सीपीयू के साथ। अब मॉनिटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका जो विजुअल आउटपुट है वो हमें मॉनिटर पे ही दिखता है। नाउ ज्योति सेज there are different size and types of monitor. On some the images are shown very sharply. Why is it so? अब ज्योति कहती है कि अलग अलग तरह के कंप्यूटर आते हैं। कोई कंप्यूटर बहुत बड़ा आता है, कोई कंप्यूटर एकदम छोटा आता है, किसी में इमेज बहुत अच्छे से दिखती है, किसी में ब्लर इमेज दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? मोर्स उसका एक्सप्लेनेशन देता है। मोर्स सेज द डिस्प्ले डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर। अब डिस्प्ले किस पे डिपेंड करता है? रिजोल्यूशन पे। किस पे? रिजोल्यूशन पे। कि डिस्प्ले
का मेन पर्पस है रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन है, जो जिस तरह का उसका रिजोल्यूशन मतलब उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका रिजोल्यूशन बोलेंगे। द मॉनिटर हैज नंबर ऑफ डॉट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विच आर कॉल्ड पिक्सल्स। अब मॉनिटर के पास बहुत सारे डॉट, पूरा मॉनिटर का जो स्क्रीन है, अगर आप ध्यान दूर से देखेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आप एकदम नज़दीक से देखेंगे तो हर एक मॉनिटर के इंच बाय इंच छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। उस छोटे डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। वो उसी पिक्सल्स के माध्यम से हमें पूरी इमेज दिखने को मिलती है। तो जितना आपका पिक्सल्स ज़्यादा होगा उतनी इमेज क्लियर होगी, और जितना पिक्सल्स कम होगा उतनी इमेज ब्लर होगी। रिजोल्यूशन रिफर्स टू इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल। अब ये सारे पिक्सल्स के एग्जांपल है, जैसे कि 800 बाई 600। तो उसका क्या मतलब है कि एक लाइन में 800 पिक्सल्स है बाई 600। पूरा जो मॉनिटर है वो 800 बाई 600 पिक्सल्स में डिवाइडेड हुआ है। तो दैट इज हाइट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब लेंथ में 800 और ब्रेड्थ में यानी पौड़ाई में 600। इस तरह से पूरा डिवाइडेड होता है। Tejas says, so if the number of pixels of sharp image are spread out over a large number of inches, then the image become blurred. इसलिए तेजस बोलता है कि अगर पिक्सल्स कम होंगे तो वो काफ़ी जगह छोड़ के वो पिक्सल्स बनाए होंगे, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी इमेज ब्लर्ड हो जाती है, डल हो जाती है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किया गया है। जो हमने वहाँ पे पढ़ा उसी को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, और इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है बायोस सॉफ्टवेयर एंड बूटिंग। बायोस सॉफ्टवेयर और बूटिंग का मतलब क्या है? तो मोर्स कहता है कि नाउ दैट ऑल द पार्ट्स टुगेदर हाउ टू डू स्टार्ट अ कंप्यूटर। अब हमने सारे कंप्यूटर के पार्ट्स देख लिए हैं। अब ये सारे पार्ट्स एक साथ काम कैसे करते हैं और कौन इस सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है? तो टीचर्स सेज वी नीड अ सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। टीचर्स कहता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। Jyoti says software are the instruction that tell a computer what to do. Software is required to operate and use the computer. Software क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, और इसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो the software that do this thing is called BIOS software. इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम BIOS सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ज्योति, फर्स्ट वी गो टू BIOS सॉफ्टवेयर। When we power up the desktop, हम जब जैसे ही पावर अप करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप, किसी को भी हम पावर ऑन करते हैं, तो जैसे ही पावर ऑन किया तो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर रन होता है जिससे हमारे कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर किया गया है। वो एक स्मॉल चिप में स्टोर होता है जिसका नाम है रोम या फ्लैश मेमोरी, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द रोम इज द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। अब रोम क्या है? मदरबोर्ड का पार्ट है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी में पहले से डेटा लिखे हुए होते, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम निकाल नहीं सकते। वो पहले से मैन्युफैक्चर जो है उसने ही पहले से डेटा बना के रखे हैं, उसे बोलेंगे रोम। टीचर्स कहता है कि बायोस क्या करता है? बायोस चेक वेदर ऑल द हार्डवेयर आर वर्किंग व्हेन वी स्विच ऑन द सिस्टम and see many messages informing particular hardware is working fine. These are from BIOS. हमें इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिलते हैं, जैसे कि अगर कोई एरर है तो ये स्क्रीनशॉट मिलेगा, नॉर्मल स्क्रीन का ये स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो ये स्क्रीनशॉट क्या बताते हैं कि हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो दैट इज़ द मेन थिंग दैट BIOS डू। तो ये BIOS के बारे में है, इसके बारे में कंसेप्ट और इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जिसको आपको खुद से पढ़ना है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर वी कैन स्टार्ट यूजिंग कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ जिस पे हम काम करते हैं, हमारे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ये सारे विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका काम क्या है कि हम जो कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक डिवाइस में एक फ्रेम देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ज्योति कहती है कि व्हेन वी वर्क ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रिंट मेल यूजिंग इंटरनेट ब्राउजर एट द टाइम
it must be OS that manages all this action. अब जब हम अलग एक कंप्यूटर में एक काम ऐसा नहीं, हम एक साथ 2-4 काम भी कंप्यूटर में कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मल्टीटास्क कर सकता है। तो ये मल्टीटास्क करते हैं तब हम हर बार स्विच करते हैं कि हम वर्ड में से एक्सेल में गए, एक्सेल में से पावर पॉइंट में गए, तो ये स्विच करने का मैनेजिंग कौन करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। Moz, yes, this program need attention from CPU to do this task. इसके साथ उन्हें CPU का भी अटेंशन मिलना चाहिए जिससे वो टास्क कर सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है और इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तेजस, we already know about application software. We have used quite a few of them. तेजस ने कहा कि हमने बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए, जैसे कि टक्स पेंट, फिर स्क्रैच, ठीक है, वो सारे सॉफ्टवेयर, पेंट, वो सारे सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किए हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जैसे भी हमें कोई नया सॉफ्टवेयर भी अगर इंस्टॉल करना है तो हम बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोज करता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो तो उससे पहले वो सॉफ्टवेयर को बायोस में से गुजरना पड़ता है। बायोस उसे चेक करता है, अगर वो सॉफ्टवेयर सही है, आपके सिस्टम के लायक है, तभी वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। तेजस से, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मच सो वर्क हैपन्स इन साइड अ कंप्यूटर। अब तेजस खुश होता है कि इतना जानने को हमें मिला है कि किस तरह से हर एक कंप्यूटर वर्क करता है अंदर, अपने अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं वर्कशीट के ऊपर। वर्कशीट में यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, ऊपर H और S लिखा है। H का मतलब होता है हार्डवेयर और S का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। अब हमें जो ये डिवाइसेस दिए गए हैं उसमें से ये देखना है कि हार्डवेयर कौन कौन से डिवाइसेस है और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन कौन से है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन कौन सी है, हार्डवेयर कौन कौन सी है। जैसे मदरबोर्ड है, तो पहले तो मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं। तो जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है, और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। तो मदरबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, तो वो हार्डवेयर है। मॉनिटर टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। USB पोर्ट टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर है। विंडोज़ को हम टच नहीं कर सकते, विंडोज़ को कभी हाथ पे पकड़ा है नहीं, वो तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए उसमें S लिखना है। देखिए, मदरबोर्ड में H लिखना है, मॉनिटर में H लिखना है, USB पोर्ट में H लिखना है, विंडोज़ में S लिखना है। पेन ड्राइव में, क्योंकि वो एक डिवाइस है तो उसमें H लिखना है। रैम, क्योंकि एक डिवाइस है तो उसमें H लिखना है। रोम, क्योंकि एक डिवाइस है तो उसमें H लिखना है। टक्स पेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है इसलिए S। चाइल्ड्स प्ले में S, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम गूगल यूज़ करते हैं, तो उसमें S लिखना है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। हार्ड डिस्क तो एक हार्डवेयर है तो उसमें भी H लिखना है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें S लिखना है। इम्प्रेस तो एक सॉफ्टवेयर है इसलिए S लिखना है। DVD ड्राइव ये एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें S लिखना है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी S लिखना है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो भी एक सॉफ्टवेयर हुआ तो उसमें भी S लिखना है। उबंटू ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी S लिखना है। सेल फोन ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है इसलिए इसमें S लिखना है। स्क्रैच प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें S लिखना है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। स्कैनर एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। वेबकैम एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। CD एक हार्डवेयर है तो इसमें भी H लिखना है। क्विक टाइम मीडिया प्लेयर ये एक मीडिया प्लेयर है, एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें S लिखना है। आईपॉड एक हार्डवेयर है तो उसमें H लिखना है। स्पीकर एक हार्डवेयर है उसमें भी H लिखना है। और माइक्रोफोन वो भी एक, अब माइक्रोफोन स्पीकर और माइक्रोफोन है, देखो माइक्रोफोन का मतलब होता है ईयरफोन, तो वो भी एक हार्डवेयर है तो उसमें भी H लिखना है। जिस जगह पे मैंने हार्डवेयर बोला है वहाँ पे H, और जहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर बोला है वहाँ पे S लिखना है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे लेबल दिए गए, उसमें से आपको इमेज पहचान के बताना है कि कौन सा इमेज किस लेबल का है। जैसे कि पहला लेबल है हार्ड डिस्क का, दूसरा है मदरबोर्ड का, तीसरा है RAM रैम,
फोर्थ वन इज स्कैनर, फिफ्थ वन जो है वो CD ड्राइव का है, सिक्स्थ वन जो है वो पावर सप्लाई का है, सेवन्थ वन जो है वो CD है, सिर्फ CD। फिर ये जो आखिरी है वो है पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव। तो इस तरह से आपने ये सारे इमेजेस के नाम लिखने हैं। उसी के साथ अब दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स भी, उसमें भी यही करना है कि ऊपर दिए गए जो लिस्ट है उसी में से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि द डॉक्यूमेंट्स एंड द कंटेंट्स दैट वी क्रिएट एंड अदर एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर एंड स्क्रैच प्रोग्राम आर स्टोर्ड ऑन। अब जो भी डॉक्यूमेंट हम स्क्रैच प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसर में बनाते हैं तो उसे हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे आंसर आएगा हार्ड डिस्क। द ब्लैंक इज द कंप्यूटर मेन सर्किट बोर्ड विच होल्ड CPU। अब जो CPU को होल्ड करता है, मेन सर्किट बोर्ड है, वो क्या है? मदर बोर्ड। तो सेकेंड में आंसर आएगा मदर बोर्ड। टू बैकअप द डेटा यू कैन यूज अब डेटा को बैकअप करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो। द blank is an example of peripheral device that can use to scan documents and program। और डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ को स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा स्कैनर। फिफ्थ वन, द ब्लैंक यूनिट सेंड पावर टू द केबल्स। अब पावर सेंड करना केबल से वो कौन करता है? पावर सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई लिखना है। सिक्स्थ वन में कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो कंप्यूटर बंद होने के बाद निकल जाती है, तो उसे कहते हैं रैम, RAM। फिर सेवंथ वन, द सॉफ्टवेयर विच इनिशियलाइज मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर रिसाइड्स इन। अब जो सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है तो वो होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के अंदर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये थर्ड वन है वो एक गेम है, स्क्रैम्बल। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर आपको यहाँ दिए गए वर्ड्स में से फाइंड आउट करके उसको स्क्रैम्बल करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहले में दिखाया गया कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी है तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए, जो लेटर्स दिए गए, उसमें से हमने वर्ड बनाया बैकअप। उसी तरह से बाकी के 3 वर्ड भी आपको बनाने हैं खुद से। अब फोर्थ वन जो है, विच ऑफ द चॉइसेस बिलो आर नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन से चॉइसेस है जो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के? इट कंट्रोल्स द मेमोरी नीडेड फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जी हाँ, ये कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कौन किस प्रोसेस के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए, कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये सही है, ठीक है। फिर इसलिए इसके अंदर राइट टिक करना है, राइट टिक। फिर इट कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है। नहीं, पेरिफेरल डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है, तो इसलिए उसमें क्रॉस मार्क करना है। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। नहीं, ये वो कंप्यूटर नहीं है, ये पहला सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला सॉफ्टवेयर क्या है? बायोस है। बायोस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस करना है। जो आखिरी है, इट मैनेजेस यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। हाँ, ये मैनेज करता है, इसलिए उसमें टिक करना है। तो पहले और आखिरी में 2 में टिक करना है, राइट टिक मार्क करना है, और दूसरे और तीसरे में क्रॉस टिक मार्क करना है। उसके बाद फिलिंग द मिसिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो पहली इन्फॉर्मेशन है मॉनिटर स्क्रीन, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है? पिक्सल। मॉनिटर स्क्रीन किस में स्टोर होता है? पिक्सल में स्टोर होता है। उसी तरह से मॉनिटर की साइज वो इंचीज में स्टोर होती है, इंचीज, INCH। कितने इंच का मॉनिटर है वो इंचीज में स्टोर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में स्टोर होती है। और यहाँ पे GB और MB लिखा है, वो किसके लिए होता है? मेन मेमोरी, ठीक है, रैम के लिए। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आपको आंसर देने हैं कि जैसे कि कोई 2 रास्ते बताइए ये फॉलोइंग डेटा स्टोर करने के लिए। इन सारे केसेस में 2 रास्ते आपको बताने हैं, हर एक के लिए 2 रास्ते, 2 वेज। तो नीला एक प्रेजेंटेशन बना रही है अपने घर पे और उसको वो प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस में दूसरे दिन देना है। अब उसके कंप्यूटर में भी इंटरनेट कनेक्शन है, ऑफिस में भी इंटरनेट कनेक्शन है, और उसके पास CD ड्राइव और USB पोर्ट भी है। तो वो क्या करेगी? तो पहला वे है, द फर्स्ट वे इज दैट नीला स्टोर द प्रेजेंटेशन
इन द हार्ड डिस्क ऑफ हर कंप्यूटर, इन द हार्ड डिस्क ऑफ हर कंप्यूटर, उसका कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क का उसमें स्टोर कर देगी। और दूसरा होगा शी मेल MAIL मेल द प्रेजेंटेशन टू हिट्स ईमेल आईडी। वो क्या करेगी, वो प्रेजेंटेशन को मेल कर देगी अपने ईमेल आईडी पर, ताकि जब अगर उसका कंप्यूटर कल प्रेजेंटेशन देते वक्त ना चले तो वो ईमेल से भी अपना प्रेजेंटेशन निकाल कर कंपनी में दे सके। द सेकेंड केस, पारुल इज डूइंग होमवर्क एट हर होम कंप्यूटर। पारुल क्या कर रही है, अपने घर पे, अपने घर के कंप्यूटर पे होमवर्क कर रही है। अब उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और उसे वो होमवर्क कल टीचर को दिखाना है स्कूल में, तो क्या करेगी, तो पहला ऑप्शन है कि वो जो डेटा है उसे वो पेन ड्राइव में स्टोर कर देगी, पेन ड्राइव में स्टोर कर देगी। पारुल, आंसर कैसे लिखना है, द फर्स्ट वे इज पारुल स्टोर द डेटा इन अ पेन ड्राइव। और सेकेंड वे क्या है, पारुल स्टोर द डेटा इन अ CD ड्राइव। पारुल स्टोर द डेटा इन द पेन ड्राइव एंड पारुल स्टोर द डेटा इन द CD ड्राइव। तो पेन ड्राइव और CD ड्राइव दोनों में वो डेटा को स्टोर कर देगी। क्योंकि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए वो मेल नहीं कर सकती। तीसरा केस है, साई इज राइटिंग एन एसे यूजिंग द वर्ड प्रोसेसर ऑन अ कंप्यूटर इन द स्कूल। ही वांट्स टू टेक एसे होम टू वर्क ऑन इट। दिस कंप्यूटर डज नॉट हैव अ CD ड्राइव बट हैज अ USB पोर्ट एंड ऑल्सो हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। अब साई जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर पे एक डॉक्यूमेंट बना रहा है स्कूल में। अब उसको वो डॉक्यूमेंट घर पे ले जाना है। अब वहाँ पे उस PC में USB पोर्ट तो है लेकिन CD ड्राइव नहीं है और उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो दो रास्ते कैसे होंगे, पहला रास्ता है, द फर्स्ट वे इज बाय टेकिंग इट इन अ पेन ड्राइव। वो डॉक्यूमेंट को वो पेन ड्राइव में ले लेगा। और सेकेंड वे क्या है, द सेकेंड वे इज बाय ट्रांसफरिंग दैट डॉक्यूमेंट इनटू साइज मेल आईडी। वो अपने मेल आईडी में वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देगा ताकि वो घर पे जाके अपने मेल आईडी से वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सके। देन तन्वी हैज टाइप्ड अ स्टोरी एंड सेव इट इन अ कंप्यूटर। तन्वी ने एक स्टोरी लिखी है और उसे कंप्यूटर में स्टोर कर दिया है। तो उसके ऊपर से हमें नीचे के सवाल के जवाब देने हैं। वेयर विल बी द डेटा गेट सेव, डेटा कहाँ पे सेव हुआ होगा, तो हार्ड डिस्क में डेटा सेव हुआ होगा। इफ नाउ शी एडिटिंग द स्टोरी विदाउट सेविंग इट, वेयर विल द डेटा विल बी केप्ट। अगर उसने डेटा को सेव नहीं किया और उसने एडिट करके उसे सिर्फ वहीं पे रखा है तो अभी कहाँ पे डेटा स्टोर हुआ होगा, तो रैम में, रैम। While she was working, the power suddenly goes off. What could happen to the edited information? अगर उसने वर्क करते वक्त पावर चला गया और कंप्यूटर क्लोज हो गया तो जो इसने इंफॉर्मेशन एडिट की है, जो उसने सेव नहीं की है, उसका क्या होगा। So some of the information is lost and cannot get back. बराबर। तो क्या होता है, द थर्ड वन, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है और वो वापस मिलती नहीं है। क्योंकि अगर रैम के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर किया गया है तो वो रिकवर नहीं हो सकता, वो डिलीट हो जाता है। जैसे ही पावर स्विच ऑफ होता है वैसे ही तो सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी और उसे वापस नहीं मिलेगी। What should she do to avoid losing most of the data even if the power goes off suddenly? अब उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका डेटा लॉस कम से कम हो। तो what she had to do, she had to save the data within 1 or 2 minutes. Within 1 or 2 minutes उसको डेटा को सेव करते रहना चाहिए वापस। तो उससे क्या होगा कि जितना डेटा वो सेव करती जाएगी तो उतना डेटा तो उसका हार्ड डिस्क में उसको सेव मिलेगा, तो बाकी का डेटा जो लॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। तो एवरी टाइम शी एडिट एनीथिंग शी हैज़ टू सेव द डेटा इन द हार्ड डिस्क। एवरी टाइम शी एडिट एनीथिंग शी हैज़ टू सेव द डेटा टू द हार्ड डिस्क। अब ये क्रॉसवर्ड दिया गया है, ये क्रॉसवर्ड हमें सॉल्व करना है। अब आपने न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड देखा होगा, उसी तरह से ये क्रॉसवर्ड भी सॉल्व करना है। अक्रॉस का मतलब होता है सीधी लाइन में और डाउन का मतलब होता है ऊपरी लाइन में, मतलब वर्टिकली मतलब डाउन और अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टली। पहला है अ यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग कौन से डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपने देखे 1 में लिखा है P, उसके बाद लिखना है E, फिर 5 में तो R लिखा ही है, फिर 5 के बाजू में लिखना है I, फिर यहाँ पे I के बाजू में लिखना है वापस P, फिर H, E,
फिर 7 जहाँ लिखा है वहाँ पे लिखना है आर, फिर ए और एल, इसे बोलते हैं पेरीफेरल। तो ये पहला हो गया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। अब वर्टिकल में भी वर्टिकल देख लेते हैं। वर्टिकल का पहला क्या है, वी आर यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस एंड पावर सप्लाई, माई एनाग्राम इज टॉप। एनाग्राम मतलब मेरा जो नाम है उसको मैंने चेंज कर दिया है, और ये जो नाम है TORPS उसी में से मेरा नाम बन रहा है। तो हम देख लेते हैं वर्टिकली, पहला अक्षर तो P है ही, तो उसके बाद आएगा ORTS, दैट इज स्पॉट्स। उसके बाद बाकी के जो भी आप अक्षर है, जैसे कि सेकेंड वन है अक्रॉस में, आई एम द सॉफ्टवेयर विच इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं वो सॉफ्टवेयर हूँ जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। तो सेकेंड वन है, उसमें सेकेंड वन में हॉरिजॉन्टल में लिखना है BIOS, बायोस, BIOS, हॉरिजॉन्टल में लिखना है BIOS। फिर थर्ड वन अक्रॉस में ही पहले हम करते हैं, अक्रॉस में अब थर्ड वन है, आई एम अ कॉपी ऑफ द कंटेंट दैट यू क्रिएट ऑन द कंप्यूटर। मैं एक कॉपी हूँ, बैकअप, थर्ड वन का आंसर आएगा बैकअप। तो बैकअप कहाँ पे लिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लिख रहा है थर्ड वन में, यहाँ पे BACKUP, हॉरिजॉन्टली लिखना है BAC लिखा ही हुआ है, उसके बाद KUP हो गया। अब आखिरी वन अक्रॉस का, हॉरिजॉन्टल का आखिरी वन, आई एम द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखना है मदरबोर्ड, आई एम द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है मदरबोर्ड। अब डाउन यानी डाउन साइड, ठीक है, डाउन साइड यानी वर्टिकल साइड पे पहला हमने पॉट्स लिख दिया है। अब दूसरा है, मुझे मेन मेमोरी भी कहते हैं, फिफ्थ वन। तो यहाँ पे हमको सीधे में लिखना है RAM, रैम, ठीक है। आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का मैं ब्रेन हूँ, कौन सा वाला, सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन में स्ट्रेट में देखना है, सिक्स्थ वन का स्ट्रेट यहाँ पे आपको लिखना है सिक्स्थ वन में CPU, सिक्स्थ वन पे C, उसके बाद P और फिर U, वर्टिकल में CPU लिखना है। उसके बाद सेवंथ वन आखिरी वाला, द शार्पनेस ऑफ द डिस्प्ले इंक्रीजेज एज, क्या इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होने से शार्पनेस बढ़ती है, पिक्सल्स इंक्रीज होने से, ठीक है। तो सेवंथ वन है, सेवंथ वन देखिए, सेवंथ वन में सॉरी नॉट पिक्सल्स, एक मिनट, पिक्सल्स नहीं आएगा, सॉरी इट इज रिजोल्यूशन, स्पेलिंग बोल देता हूँ। सेवंथ से स्टार्ट करना है R, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद S, फिर O लिखा हुआ है, फिर O के बाद L, UTION, रिजोल्यूशन उसका आंसर आएगा। अब ये एक है कि वेयर डू द फॉलोइंग रिसाइड। अब ये कहाँ पे रहते हैं सॉफ्टवेयर, कौन सी जगह पे रहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पे रहता है, हार्ड डिस्क के अंदर। बायोस कहाँ पे रहता है, मदरबोर्ड के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है, तो मदरबोर्ड के अंदर। और आखिरी वाला जो है अनसेव्ड डेटा वर्ड प्रोसेसर का, वो कहाँ पे रहता है, तो रैम में, रैम में। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द एप्रोप्रिएट ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये एक ट्री दिया गया है और इस ट्री में आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपको इस ट्री में। देखिए पहला है इनसाइड कंप्यूटर, उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे का आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या लिखना है। फिर हार्डवेयर जहाँ पे आपने लिखा है उसके नीचे आप आएंगे, तो नीचे आने पर हम स्टोरेज में आएंगे। तो स्टोरेज में दो टाइप दिए गए, फ्लैश मेमोरी, फिर दूसरी एक मेमोरी दी गई है और फिर बैकअप दिया गया है। तो फ्लैश मेमोरी, उसके बाद आएगा मेन मेमोरी। यहाँ पे आपको बीच में लिखना है मेन मेमोरी।
फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, व्हाट डज फ्लैश मेमोरी कंटेन्स, फ्लैश मेमोरी कंटेन्स, व्हाट इज फ्लैश मेमोरी कंटेन्स, फ्लैश मेमोरी के अंदर बायोस होता है, फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, बायोस होता है, BIOS, यहाँ पे बायोस होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर, यहाँ आपकी मेन मेमोरी होती है। फिर मेन मेमोरी के अंदर डेटा टेम्पररी होल्ड करता है और उसे क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी को और क्या कहा जाता है, रैम भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई है, मेन मेमोरी भी लिखा है, रैम भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको नीचे रैम लिख देना है। अब बैकअप कैन बी टेकन ऑन, बैकअप कौन कौन सी जगह पे आप बैकअप ले सकते हो, तो पहला है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव दिया है यहाँ पे देख लीजिए, हाँ दिया है, पेन ड्राइव में आप बैकअप ले सकते हो, CD का आप बैकअप ले सकते हो, और दूसरा किस में आप बैकअप ले सकते हो, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हो, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हो। तो इन 3 जगहों पे आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। फिर इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो वो तो आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा कि आपको इनमें से अब जो भी बच गए हैं, जैसे कि प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस में आएगा, उसके बाद यहाँ पे और कौन सा, माउस, माउस वो इनपुट डिवाइस होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना है ये ट्री, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद ये आखिरी जो एक्सरसाइज है, ये आखिरी एक्सरसाइज है कि स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। अब किस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके सीक्वेंस आपको स्पेसिफाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता जाता हूँ, आप उस तरह से लिखना। पहला दिया ही है कि पावर सप्लाई होता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलता है। फिर क्या होता है, बायोस बूटिंग स्टार्ट होता है, क्या सेकेंड नंबर पे आएगा बूटिंग स्टार्ट होना, स्टार्ट्स बूटिंग। थर्ड नंबर पे आएगा बायोस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड नंबर पे आएगा बायोस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ नंबर पे आएगा बायोस चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बायोस चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिफ्थ पे आएगा OS स्टार्ट कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, OS स्टार्ट कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, उसमें फिफ्थ नंबर आएगा। और आखिरी सिक्स्थ नंबर आएगा ब्राउजिंग द इंटरनेट, सिक्स्थ नंबर पे आएगा ब्राउजिंग द इंटरनेट। उसी तरह से नीचे एक और दिया गया है, यूजर एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, यूजर नेम पासवर्ड दिया, ये आपका पहला है। जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड आप देंगे तो दूसरा क्या आएगा, OS चेक द लॉगिन डिटेल एंड यूजर अलाउ यूजर टू लॉग इन। दूसरा नंबर पे लास्ट वाला है, वो दूसरा नंबर पे आएगा कि OS चेक करेगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आइकन फॉर वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन ऑन द OS लोड्स। अब तीसरे पे वो आएगा OS लोड करेगा। पहले यूजर एंटर करेगा, पहला नंबर तो आपको दिया है, दूसरे नंबर पे OS चेक करेगा लॉगिन डिटेल्स को, वो सेकेंड आएगा। फिर थर्ड नंबर पे OS लोड करेगा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन को। फोर्थ नंबर पर वो आइकन जो है वर्ड प्रोसेसर का, उस पर हम क्लिक करेंगे। और फिफ्थ वन पे वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर chapter number 2. I hope you understand each and everything. So work hard and best of luck for the test. Thank you very much.